Assalamualaikum student, my name is Gulsha and today we are discussing most important यूनिट दैट इज कॉमनली नोन एज एंजाइम। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो एंजाइम है। तो पहले हमने एंजाइम के जो लेक्चर्स है वो अलग अलग लेक्चर हमने बनाए थे। तो आज ने हमने सोचा कि जो है वो एंजाइम के एक वन शॉट में जो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर को जो भी एंट्री के मुताबिक जो भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं उसके हवाले से मैंने आपको बताना है। तो जो हमने जो ये सोचा है कि एंजाइम को वन शॉट कंप्लीट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो आइए एंजाइम को डिस्कस करते हैं। पहले भी हमने कई जो चैप्टर थे उसकी डिस्कस की थी, तो आज हम सोचा कि एंजाइम को वन शॉट कंप्लीट करते हैं। तो आइए एंजाइम को डिस्कस करते हैं कि एंजाइम की क्या एक्टिविटी होती है, एंजाइम क्या फंक्शन करता है, क्या फंक्शन नहीं करता, उसकी क्या इनहिबिटर्स हैं, उसके क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, उसकी पीएच में कितना इजाफा हो सकता है कि नहीं हो सकता, और उसकी कितनी पीएच पे ये एंजाइम काम कर सकते हैं, और उसके अलावा जो भी उसमें इनहिबिटर्स दिए गए हैं, उसमें जो भी ये टॉपिक्स दिए गए हैं, कोफैक्टर एंजाइम के बाद सब्ट्रैक्ट, जो भी इसमें कंप्लीट ए टू जेड जो भी चीज़ है उसको हम डिस्कस करना है। तो आइए एंजाइम की कंप्लीट लेक्चर जो है वो हमने डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यहाँ पर ये दिया गया है कि एंजाइम क्या है, तो आज हमने डिस्कस करना है कि ये एंजाइम। तो पहले हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज द एंजाइम। तो हमने डिस्कस करना है कि एंजाइम एंड मींस ज़ाइम एंड सोम मींस यीस्ट। तो हमने डिस्कस करना है कि एंजाइम क्या होते हैं, उसकी फंक्शन क्या होता है और ये फंक्शन कैसे करते हैं। तो इन 1878 term enzyme was first time the Fritz William Kohn। तो एंजाइम जो थे वो फर्स्ट जो उसने डिस्कस किए, उसने डिस्कवर किए, फर्स्ट टाइम उसको यूज़ किया, उसका टर्म दिया उसको, उस साइंटिस्ट को जो हमने कहते हैं उस साइंटिस्ट को फ्रिच विलियम कॉन। तो जो फ्रिच विलियम कॉन थे वो एंजाइम के टर्म दिए 1878 में। तो हमने उसकी डिस्कस करते हैं कि एंजाइम कैसे काम करता है। और बर्जनर एक साइंटिस्ट आया, बर्जनर, उसने क्या किया, फर्स्ट एंजाइम मींस यीस्ट सेल। जो एंजाइम होते हैं वो एक यीस्ट सेल से बने हुए होते हैं, उसने ये बात की। और उसके बाद जो भी हमने डिस्कस करना है, तो एंजाइम बर्जनर नॉर्थ एंड समर एंड ओके। उसके बाद जो ये नॉर्थवेस्ट समर जो थे एक साइंटिस्ट थे, उसने जो एंजाइम की स्टडी की, उसने कहा कि ये एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर हैं, ये प्रोटीन की बने हुए हैं। एंजाइम क्या है, सम ऑफ एंजाइम और मेड अप ऑफ एंड प्रोटीन इन नेचर। तो जो एंजाइम है वो प्रोटीन इन नेचर हैं। और उसके बाद जो भी उसने कहा कि एंजाइम और द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो एंजाइम है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। एंड सो यू नो वेरी वेल which catalyst specific chemical reaction in living organism। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और उसके बाद जस्ट फ्यू ईयर ओल्ड इट वाज इज कंसिडर्ड इन प्रोटीन इन नेचर। ये जो एंजाइम हुए फिर भी वही बात है कि एंजाइम और मेड अप ऑफ एंड केमिकल इन नेचर दैट इज नोन एज अ प्रोटीन इन नेचर। और उसके बाद ये ड्यूरिंग द 1897 और थॉमसन एंड सिडनी अल्टमैन ये ने डिस्कस किया कि जो एंजाइम में वो बने हुए हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए के। तो सम एंजाइम्स एज नॉट always and so many enzyme or protein in nature, but few enzyme are made up of in a ribonucleic acid means DNA। उसके बाद DNA RNA, उसके बाद work like an enzyme as a Nobel Prize in Chemistry in 1989। जो उसके अवार्ड दिए गए एंजाइम के हवाले से, जो साइंटिस्ट थे जो उन्होंने जो प्रोटीन की सिंथेसिस की, उसने कहा कि ये एंजाइम जो है उसकी बुनियाद पे ये उसकी तहकीक की कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। और उसके बाद ड्यूरिंग दी थॉमसन एंड 1980s में जो सिडनी अल्टमैन आया, उसने कहा कि ये जो एंजाइम है वो एक राइबो न्यूक्लिक एसिड से बने हुए होते हैं। और उसको ये नोबेल प्राइज़ भी केमिस्ट्री इन 1989 में जो उसको प्राइज़ मिला वो एंजाइम की तहकीक से मिला। और राइबोसोम्स
or RNA molecule that is known as that enzyme is called ribozymes enzyme. उसके बाद ribozyme enzyme RNA processing genetic information such as in the cells. ये सारा ये प्रोसेस जो था वो एंजाइम के मुतालिक था। और उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है जो भी कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम है उसको भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो हमने पहले डिस्कस किया कि एंजाइम जो भी उसका फंक्शन था उसको जो बुनियाद पे उसकी तहकीक की गई थी कि एंजाइम जो है वो एक बायोकैटलिस्ट थे एंड यू नो वेरी वेल के एंजाइम जो भी थे उसकी मैंने पूरी डिस्कस की कि एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन इन नेचर थे। और सिडनी अल्टमैन एक साइंटिस्ट आया 1890s में, तो उसने कहा कि ये जो एंजाइम है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने हुए हैं, मीन्स वो आरएनए से बने हुए हैं एंड सम फ्यू आर एंजाइम आर मेड अप ऑफ and protein in nature and so many enzymes are and made up of protein in nature and some enzymes are made up of in a ribonucleic acids. Okay, उसके बाद characteristics of an enzyme। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंजाइम आया कि एंजाइम और दी बायोकैटलिस्ट, ये एंजाइम जो होते हैं एक बायोकैटलिस्टिक्स के ये एंजाइम जो होते हैं वो बायोकैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं एज एन प्रोटोप्लाज्म एंड सिंथेसिस इन दी सेल। ये सेल में जो है वो अपनी सिंथेसिस करते हैं यू नो वेरी वेल के एंजाइम अपनी बायोकैटलिस्ट के जरिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर यह दिया गया कि एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन इन नेचर हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर हैं। उसके बाद ये एंजाइम कैटालाइटिक एंड कैटालाइज इन द स्पेसिफिक रिएक्शन। ये एंजाइम क्या होते हैं कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं एंड फंक्शंस करते हैं एंड माइक्रो मॉलिक्यूल। ये एंजाइम क्या होते हैं, ये माइक्रो मॉलिक्यूल नहीं होते, ये एंजाइम क्या होते हैं एज अ माइक्रो मॉलिक्यूल विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट जो होता है एंजाइम का वो हाई होता है क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल पे काम करते हैं, नॉट अ माइक्रो मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आई? ओके, उसके बाद ऑल एंजाइम और द ग्लोबुलर प्रोटीन। आपको कोई पूछे कि एंजाइम जो होते हैं वो कौन सी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो आपने कहना है कि ये सर ग्लोबुलर प्रोटीन से बने हुए हैं एक्सेप्ट इन द आइसो एंजाइम, एक्सेप्ट द आइसो एंजाइम। ओके, उसके बाद एंजाइम्स आर मच इज मोर देन साइज इन सब्ट्रैक्ट। ये एंजाइम क्या होते हैं, ये साइज में बड़े होते हैं देन दी सब्ट्रैक्ट के मुकाबले में एंजाइम की साइज जो होती है वो बड़ी होती है। उसके बाद ये एंजाइम कंसिस्ट होते हैं ऑन द प्रोटीन दैट इज नोन एज अ सिंपल प्रोटीन। एंजाइम जो भी एंजाइम एक प्रोटीन से बने हुए होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंपल एंजाइम, सच एज enzymes are the made up of protein that is commonly known as simple enzyme. ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? ओके, उसके बाद सच एज अमाइलेज पेप्सिन। ये एंजाइम क्या होते हैं, ये सिंपल एंजाइम से बने होते हैं जिसको हम अमाइलेज एंड पेप्सिन कहते हैं। एंजाइम हैव अ पर्टिकुलर रीजन and to the spine the subtract level region enzyme that is known as active site of an enzyme। तो यहाँ तक देखिए ये एंजाइम है। ओके, यहाँ आपको बात समझ में आ गई? थैंक यू। ओके, उसके बाद ये एंजाइम है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये एंजाइम है। यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट है ये एक्टिव साइट पे मिलता है, एंजाइम की ये साइट है, यहाँ इसकी रीजन है एंजाइम का, यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट है वो बाइंड होता है, इस एरिया को हम एक्टिव साइट कहते हैं। ओके, आपको बात समझ में आ गई? ओके 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 ओके, उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि एंजाइम के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमने डिस्कस करना है। तो आइए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करते हैं। तो एंजाइम रिएक्ट विद इन द सेल इज नोन एज एंडो एंजाइम। जो एंजाइम होते हैं सेल्स के जो सेल्स में रिएक्ट करते हैं उसको हम एंडो एंजाइम कहते हैं। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? ओके, or intracellular enzyme where the enzyme react outside the cell that is known as exoenzyme। जो एंजाइम
रिएक्ट करते हैं सेल के अंदर, तो उस एंजाइम को हम कहते हैं एंडो एंजाइम, जिसको हम इंट्रासेल्युलर एंजाइम भी कहते हैं। और उसके बाद जो भी एंजाइम सेल के बाहर काम करता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं एक्सो एंजाइम। आपको बात आप समझ में आ गई यहाँ पे? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। Okay, certain ions are the salt increase activity of an enzyme that is known as activators. एक्टिवेटर्स हम उसको कहते हैं जो आयंस की कंसंट्रेशन है, उसकी साल्ट की जो एक्टिविटीज ऑफ एन एंजाइम होती है उसको बढ़ाते हैं, उसको ही हम कहते हैं एक्टिवेटर्स, सच एज मैग्नीशियम, निकेल, मैग्नीशियम, क्लोरीन। ये क्या काम करते हैं? ये एंजाइम के जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, उसके आयंस की कंसंट्रेशन है, उसके एक्टिवेटर्स को बढ़ाते हैं। ये काम करते हैं सच एज एक्टिवेटर्स ऑफ एन एंजाइम। ओके, तो बेटा आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, सर्टेन सब्सट्रैक्ट्स, certain substance release and inhibitor activities of an enzyme such as enzyme inhibitor। तो enzyme inhibitors क्या काम करते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, उसी को हम enzyme inhibitors कहते हैं। ओके बेटा, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके ओके ओके। In insecticides and drugs and concentration such as alcohol and pH and temperature। तो हमने डिस्कस करना है अल्कोहल, pH, टेम्परेचर। ओके, तो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई? ओके ओके ओके। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि एंजाइम जो होता है वो एक पीएच पे, एक ऑप्टिमम सिस्टम पे काम करता है। एंड एंजाइम जो होता है एवरी फंक्शन एफिशिएंट फंक्शन एंड वन एंजाइम में बी कैटालाइटिक्स एंड 1000 सब्ट्रैक्ट इन 1 सेकंड। जो एंजाइम होता है वो एक 1 लेग सब्ट्रैक्ट जो होता है वो 1 सेकंड में एज अ काम करता है, सच एज एंजाइम। ओके, तो यही फंक्शन होता है हमारे एंजाइम के हवाले से। उसके बाद ये कंसंट्रेशन भी हमने पहले पढ़ ली। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया कि एक्टिव साइट क्या होता है, तो आइए एक्टिव साइट को भी डिस्कस करते हैं। ये समझो कि एक्टिव साइट एक रीजन है जहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट को ऐड किया जाता है एंजाइम की साइज पे, एंजाइम पे। यहाँ देखो ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, और यहाँ पर ये एंजाइम है, और ये उसकी ये एक रीजन है, और यहाँ पर जो है वो सब्ट्रैक्ट है। ये क्या है? सब्ट्रैक्ट है। ओके, उसके बाद ये क्या है? ये एंजाइम है। और यहाँ पर ये जो साइट है, यहाँ पर ये मैंने डॉट दिया है, यहाँ पर जो है वो उसकी एक रीजन है एंजाइम का, और यहाँ पर ये जो मैंने डॉट दिया है ये सब्ट्रैक्ट है। यहाँ ये सब्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर जो है एक्टिव साइट में ऐड होता है, यहाँ पर ऐड होता है, तो इस रीजन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? तो इसी रीजन को हम कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। ओके, बात आपको समझ में आ गई? ओके, उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम भी हमने डिस्कस किया, और उसके बाद केमिकल नेचर ऑफ एन एंजाइम। तो सिंपल एंजाइम कंपोज ऑफ द प्रोटीन, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि सिंपल एंजाइम क्या होते हैं, कि सिंपल एंजाइम सच एज मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट इज नोन एज सिंपल एंजाइम। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है एग्जांपल ऑफ एन सिंपल एंजाइम, तो यहाँ पर दिए गए हैं कि एग्जांपल जो हमारे ये लेक्चर में जो एंजाइम के जो भी एग्जांपल दिए गए हैं वो हमें डिस्कस करना है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंजाइम के एग्जांपल दिया गया है वो है लाइपेज, उसके बाद अमाइलेज, उसके बाद ट्राइप्सिन, उसके बाद प्रोटीएज, उसके बाद यूरिएज। तो ये सारे जो 7 जो भी है, ये 6-7 जो यहाँ पर दिए गए हैं एंजाइम के जो भी एंजाइम दिए गए हैं उसको हम डिस्कस करना है कि क्या काम करते हैं लाइपेज। तो लाइपेज ये काम करता है कि डाइजेस्ट करता है फैट्स को इनटू गट्स में, ये गट्स में चेंज करता है फैट को, तो इसी को हम लाइपेज कहते हैं। और अमाइलेज क्या काम करता है? ब्रेक करता है स्टार्च को इनटू शुगर में। तो ये अमाइलेज का काम होता है कि ब्रेक करता है स्टार्च को इनटू शुगर्स में। एंड ट्राइप्सिन जो होता है एंजाइम, और वो ब्रेक करता है
प्रोटीन को, ये ब्रेक करता है प्रोटीन को इनटू अमाइनो एसिड में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यही इसी का काम होता है। उसके बाद प्रोटीज एंजाइम जो होता है वो ब्रेक करता है पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ न प्रोटीन डेट कॉमनली नोन एज प्रोटीएज एंजाइम। उसके बाद यूरिएज जो एंजाइम होता है ये काम करता है कि हाइड्रोलाइसिस करता है यूरिया को इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही वजह है कि यहाँ पर दिया गया है तो ये इन्फॉर्मेशन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। और उसके बाद होलो एंजाइम, कंजुगेटेड एंड कॉम्प्लेक्स एंजाइम। होलो एंजाइम क्या होते हैं? होलो एंजाइम को हम कंजुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं। और उसके बाद उसको हम जो है वो कंजुगेटेड से बाद हम उसके को कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स एंजाइम क्यों कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होता है एक बायोकैटालिटिक्स के जरिए से काम करता है, उसके बुनियाद पे काम करता है, उसकी जगह पे काम करता है, उसी को हम कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहते हैं और उसी को एक कंजुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं और उसी को हमने होलो एंजाइम भी नाम दिया है। ओके। और उसके बाद those means these protein part of and non-protein part of an enzyme that is known as a holoenzyme। तो holoenzyme क्या होते हैं कि प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को हमने holoenzyme नाम दिया है। holoenzyme उसको हम नाम दिया है कि प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज holoenzyme। तो उसको हमने कहा कि ये holoenzyme है। 1932 proposed that the holoenzyme become a active and known as conjugated enzyme. An activated enzyme polypeptide chain and cofactor collectively known as holoenzyme, and as so many apoenzyme and cofactor joined together in the form of complete functional enzyme that is known as holoenzyme। तो उसी को हमने कहा कि ये holoenzyme है। तो मैंने पहले ये बात समझो कि होलो एंजाइम क्या होते हैं एंड कोफैक्टर क्या होता है और प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, ये सारे हमने आपको एक ही लेक्चर में, एक ही वन शॉट में हमने करवाने हैं आपको कंप्लीट। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर ये समझो कि ये एपो एंजाइम है। एपो एंजाइम क्या होता है ये बात समझ में आ गई? एपो एंजाइम इज द पार्ट ऑफ न प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज एपोएंजाइम। तो उसी को ही हमने एपोएंजाइम नाम दिया है कि जो भी प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज एपोएंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज कोफैक्टर। तो उसी को हमने कोफैक्टर नाम दिया है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? ओके। एपोएंजाइम प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम। ओके, यहाँ तक ये जो भी मिलते हैं ऐड होते हैं तो होलोएंजाइम बनता है, एक्टिवेटेड प्रोटीन बनती है। ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। कोफैक्टर जो भी है ये हमने पहले ही डिस्कस किया। और उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो यहाँ पर दिया गया है। कोफैक्टर तो हमने डिस्कस किया और उसके बाद प्रोस्टेट ग्रुप भी दिया गया है कोएंजाइम। ओके, तो यहाँ पर ये स्टडी करते हैं प्रोस्टेट ग्रुप को। तो प्रोस्टेट ग्रुप क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्टेट ग्रुप एंड उसको हम प्रोस्टेट ग्रुप क्यों कहते हैं? यहाँ तक पहले तो ये सवाल बनता है तो सर ये प्रोस्टेट ग्रुप है, तो पहले तो ये बताइए कि प्रोस्टेट ग्रुप क्या होता है और उसी को हमने प्रोस्टेट ग्रुप नाम क्यों दिया है? तो प्रोस्टेट ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्टेट ग्रुप हमने इस वजह से उसी को नाम दिया कि जो कोफैक्टर होता है, यहाँ पर ये देखिए कि कोफैक्टर जो होता है वो एक एपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड होता है। तो उसी को हमने नाम दिया कि यार ये तो कोफैक्टर है, ये एपोएंजाइम के साथ जो है वो टाइटली बॉन्डेड है, तो हमने इसको नाम दिया कि ये प्रोस्टेट ग्रुप है। ओके, तो यहाँ तक दो आपके सवाल क्लियर हो गए। तो प्रोस्टेट ग्रुप क्या है और उसी को हम प्रोस्टेट ग्रुप क्यों कहते हैं और उसकी क्या वजह है जो हमने इसको नाम दिया कि ये प्रोस्टेट ग्रुप है। तो प्रोस्टेट ग्रुप आपको बात समझ में आ गई कि कोफैक्टर इट इज non-protein part of an enzyme that is known as cofactor and apoenzyme that is commonly known as a protein part of an enzyme। तो ये प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट्स आपस में जो मिलते हैं तो इसी को ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं, नॉट अ लूजली बॉन्डेड, ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर। तो इसी को हमने कहा कि ये प्रोस्टेट ग्रुप है। ओके,
तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ये इसी को हमने प्रोस्टेट ग्रुप कहा। और उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो यहाँ पर दिया गया है कि कोएंजाइम क्या होता है। तो कोएंजाइम यहाँ पर दिया गया है कि इट इज द एंड स्टेटस ऑफ द कोफैक्टर। यहाँ पर ये बात समझो कि जो पहले हमने डिस्कस किया कि प्रोस्टेट ग्रुप क्या होता है, कि प्रोटेस्ट ग्रुप जो हुआ था, तो हमने उसमें डिस्कस किया कि प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम आपस में मिलते थे, एक टाइटली बॉन्डेड मिलते थे। तो यहाँ पर ये नहीं दिया, यहाँ पर ये दिया गया है कि जो कोफैक्टर है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम एंड अटैच विद द protein part of an enzyme that is known as the apoenzyme, between tightly bonded, not loosely bonded, attached with the between. ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि कोफैक्टर में हमने डिस्कस किया है, एक्टिव साइट भी डिस्कस किया। तो प्रोस्टेट ग्रुप जो हमने डिस्कस किया उसमें जो प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट जो आपस में मिलते थे, तो उसमें जो टाइटली बॉन्डेड होता था एंड नॉट tightly bonded between loosely bonded attached with the apoenzyme and cofactor, that is commonly known as coenzyme। तो आपको बात ये समझ में आ गई। उसके बाद हम डिस्कस करना है, एपोएंजाइम भी डिस्कस किया, पेप्सिन भी हम डिस्कस कर लिया। और उसके बाद जो मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम, तो मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम को भी हमने डिस्कस करना है कि एंजाइम के जो मैकेनिज्म क्या होता है, उसका काम क्या होता है यार। मैकेनिज्म में उसके जो भी सिस्टम है वो एक कैसे सिस्टम चलता है। मैकेनिज्म एक कोई भी सिस्टम होता है उसका मैकेनिज्म होता है। ओके, तो एंजाइम के भी एक मैकेनिज्म है। तो एंजाइम क्या काम करता है, तो आप सभी जानते होंगे कि रेट ऑफ न केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है, एंड एक्टिविटीज ऑफ न एंजाइम सो मेनी activities such as temperature, pH, and so many activities and controlled by the authority of a cell is known as a nucleus, and so many system attached with the enzyme। Okay, उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि यहाँ पर दिया गया है कि एंजाइम जो होता है वो सब्सट्रेट के साथ मिलता है, तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसके बाद ये एंजाइम जो होता है वो सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद ये मूव करता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, और ये फिर भी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। ये प्रोसेस जो भी था हमने डिस्कस किया, ये सारा मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम था। तो पहले एंजाइम जो है वो सब्सट्रेट के साथ मिलता था, तो ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये फिर एंजाइम के साथ मिलकर ये क्या बना रहा था, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना रहा था। उसके बाद ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो फिर अलग हुआ है, एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ये सारी जो भी साइकिल है वो हमारी बॉडी में चलती है एज अ मैकेनिज्म दैट इज नोन एज एंजाइम एक्शन। ये एंजाइम काम करते हैं, एक्टिविटीज को डाइजेस्ट करते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि लॉक एंड की मॉडल ऑफ एन एंजाइम एंड इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एन एंजाइम। तो हमने ये भी डिस्कस करना है कि लॉक एंड की क्या होता है, और उसके बाद लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। उसके बाद एंजाइम ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम एक्टिवेशन एंड टेम्परेचर, सो मेनी थिंग्स। एंड यहाँ पर जो भी दिए गए हैं तो उसकी डिस्कस करते हैं। तो first of all, lock and key of model that is known as enzyme activities, and such as lock and key model and occurs in the form of an enzyme activities in this chapter and PMDC syllabus, so many MDCAT syllabus। and you know very well कि lock and key model जो भी हम डिस्कस करना है वो है lock and key model। तो आइए डिस्कस करते हैं lock and key model को। In 1898, Emil Fischer proposed key lock theory। तो लॉक एंड की मॉडल जो है वो एमिल फिशर एक साइंटिस्ट थे जो उसने एक की मॉडल थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमें दिया कि ये की है और ये लॉक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि जो लॉक होता है वो एंजाइम होता है, जो की होती है वो सब्सट्रेट होती है। आपने सवाल हो रहा होता कि यहाँ पर सर ये एंजाइम को हमने लॉक क्यों कहा और सब्सट्रेट जो हमने वो उसको की क्यों कहा, और हमने लॉक को जो है वो की क्यों नहीं कहते और की को हमने लॉक क्यों नहीं कहते।
आइए, तो पहले हमें डिस्कस करना है कि एंजाइम जो है वो यहाँ पर ये लॉक दिया गया है और ये की दी गई है। यहाँ पर ये जो लॉक है उसको एंजाइम दिया गया है नाम। तो क्यों? क्योंकि लॉक जो होता है यू नो वेरी वेल के एंजाइम सच एज एंजाइम जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के मुकाबले से उसकी जो भी साइज होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। तो एंजाइम जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो की दी गई है और जहाँ जो लॉक दिया गया है वो यहाँ पर एंजाइम दिया गया है। तो ये था इंड्यूस फिट मॉडल। और उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है सॉरी, तो यहाँ पर ये भी एक मैकेनिज्म दी गई है कि जो एंजाइम होता है वो एक करेक्टली साइज ऑफ एन सब्सट्रेट होता है कि लॉक एंड की लाए जो मैकेनिज्म होता है उसके बुनियाद पे एक पार्टिकुलर की कैन बी अनलॉक बाय द पार्टिकुलर लॉक। तो ये यहाँ पर दिया गया है कि लॉक और की होती है एक लॉक लॉक जो होता है उसके लिए जो की होती है एक पार्टिकुलर की होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो एंजाइम होता है उसकी जो सिस्टम होता है कोई भी उसको की लगा रहा होता है तो यहाँ पर उसमें ये खुलता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर ये जो पार्टिकुलर लॉक बाय द अनलॉक पार्टिकुलर की दैट इज नोन एज अ लॉक एंड की मॉडल थ्योरी ऑफ एंजाइम। तो ये ऐसे काम करता है एंजाइम। तो उसके यहाँ पर ये हमने सारा डिस्कस किया। ओके, उसके बाद हमें डिस्कस करना है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। तो इंड्यूस फिट मॉडल को हमें डिस्कस करना है कि यहाँ पर यह दिया गया है कि इंड्यूस फिट मॉडल क्या होता है। तो इंड्यूस फिट मॉडल में यहाँ पर यही दिया गया है कि जो भी सिस्टम बना हुआ होता है इंड्यूस फिट मॉडल जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है और ये एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव साइट के साथ मिलते हैं तो ये एक फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, नॉट हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। और उसकी जो एक्टिव साइट होती है वो चेंज होती रहती है ड्यूरिंग दी कैटालाइटिक रिएक्शन। ये कैटालाइटिक रिएक्शन के दौरान उसकी जो एक्टिव साइट है वो चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। आपको बात ये समझ में आ गई कि एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम का वो चेंज क्यों नहीं होता, सॉरी वो चेंज क्यों होता है? तो चेंज इसलिए होता है कि उसकी जो कैटालिटिक साइट होती है यहाँ पर फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। ओके, तो भैया आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल क्यों होता है। तो उसकी एक्टिव साइट जो होती है वो एक फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है तो ये सब्सट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ मिलता है तो यहाँ पर ये एंजाइम सब्सट्रेट होता है। तो ऐसे ये एंजाइम काम करता है। और उसके बाद सम एंजाइम्स an active enzyme that is known as particular key by the unlock particular key। ये सारा मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया। और उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है एंजाइम ऑफ एक्टिवेशन। तो ये एंट्री में जो है वो एंजाइम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कभी कभार जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कई बार एंट्री में आ चुका है, लेकिन 2024 में जो MD-CAT का सिलेबस दिया गया है PMDC में तो यहाँ पर उसकी जो है ये टॉपिक नहीं है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट में नहीं लगेंगे तो मैंने आपको समझाना है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। तो ये भी समझ लो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, तो फिर भी ये पढ़ लो। तो एनर्जी ऑफ एन एक्टिवेशन क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एन एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ऑन अ रिएक्शन दैट इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ एन एनर्जी। यहाँ तक ये समझो कि ये एक्टिवेशन ऑफ एन एनर्जी यहाँ पर क्या दिया गया है कि विदाउट एन एंजाइम, यहाँ पर ये एंजाइम नहीं है, यहाँ पर ये एंजाइम है विथ एन एंजाइम, विदाउट एन एंजाइम। यहाँ तक गौर से मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये विदाउट एंजाइम है और यहाँ पर जो है वो एंजाइम है इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में। ओके, उसके बाद ये देखो कि यहाँ पर एंजाइम नहीं है तो मोर एक्टिवेशन ऑफ एन एनर्जी, रेट ऑफ एंजाइम केमिकल रिएक्शन स्लो। ओके, with enzyme lower activation energy and rate of chemical reaction high। ये देखो ये कम टाइम में यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और यहाँ में रिएक्टेंट जो है ज्यादा टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ज्यादा टाइम लगा रहा है और यहाँ पर कम टाइम में लगा रहा है क्योंकि यहाँ पर एंजाइम है, यहाँ पर एंजाइम नहीं है। यहाँ पर एंजाइम है तो एक्टिवेशन एनर्जी लो है और यहाँ पर एंजाइम नहीं है तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई है
तो रेट ऑफ एन केमिकल रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम किसमें ज़्यादा होगा? विथ एंजाइम between the lower activation of an energy and without enzyme more activation of an energy। यहाँ पर जो है रेट ऑफ रिएक्शन कम होता रहता है। यहाँ पर जो है एंजाइम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और यहाँ पर जो एंजाइम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। तो ये था, आपने समझ लिया कि एनर्जी ऑफ एन एक्टिवेशन। तो हमने डिस्कस किया एनर्जी ऑफ एन एक्टिवेशन। तो ये सारा एनर्जी ऑफ एन एक्टिवेशन है। और उसके बाद हम डिस्कस करना है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम। तो हमने डिस्कस करना है कि फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम क्या होते हैं, और यहाँ पर ये टेम्परेचर भी दिया गया है कि यहाँ पर ये टेम्परेचर दिया गया है कि यहाँ पर ये टेम्परेचर कैसे काम करता है। एक एंजाइम का एक स्पेसिफिक एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो ये एंजाइम अपनी बाउंड्री में, अपने अंडर में काम करता है, अपनी एरिया में काम करता है। यहाँ तक जो है उसकी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री टेम्परेचर है, और ये 37 डिग्री के आगे बढ़ता है या कम होता है तो एक्टिवेशन ऑफ एन एनर्जी, जो उसका टेम्परेचर जो होता है वो एक्टिवेशन, उसकी एक्टिविटी जो होती है एंजाइम की वो डिक्रीज होता ही है। क्या होती है? डिक्रीज होती है, नॉट इंक्रीज। इसकी डिक्रीज होती है। ओके तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि टेम्परेचर जो होता है वो एक एंजाइम का, जो एंजाइम की 37 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पर ये जो एंजाइम है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, और उसके बाद ये 30 डिग्री हो जाए और ना तो उसके कम हो जाए तो एक्टिवेशन ऑफ एन एनर्जी, सो मेनी टेम्परेचर जो होता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वो डिक्रीज होता है, नॉट इंक्रीज बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिक्रीज। तो ये सारा जो टेम्परेचर हमने डिस्कस किया ये सारा टेम्परेचर ऑफ एन एंजाइम है। और उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है एंजाइम टेम्परेचर एंड जो हमने डिस्कस किया, और उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है पीएच। तो पीएच क्या होती है एंजाइम की, तो हमने डिस्कस करना है कि यहाँ पर ऑप्टिमम पीएच होती है, यहाँ पर ये जो एंजाइम होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, उसकी भी एक पार्टिकुलर एरिया होती है, तो यहाँ पर ये काम करते हैं। कि उसके बाद जो है पीएच एंजाइम की, तो पीएच ऑफ एन एंजाइम फॉर ईच एंजाइम for proper function which such as enzyme that is known as a work of an enzyme is maximum, that is known as optimum pH। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर पीएच होती है, यहाँ पर ये जो एंजाइम होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, और ये डीनेचर भी हो जाते हैं, तो उसकी जो एक्टिव पीएच जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर होते हैं, नो लॉन्गर एक्टिव कैन नॉट फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं करते। उसकी पीएच जो है वो सपोज कीजिए 8 है, उसकी पीएच 7 हो जाए तो एंजाइम काम नहीं करते। उसकी जो पीएच 8 है उसके जो पीएच ज़्यादा हो जाए ये फिर भी काम नहीं करते, ओनली फॉर दी 7 पीएच पे ये एंजाइम जो है वो काम करते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, तो ऐसा ही काम होता है पीएच का, ऐसा ही रोल होता है यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ एन एनर्जी पे, यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम पे। तो ये एंजाइम दिया गया है कि बॉडी रेंज ऑफ पीएच जो होता है एंजाइम का वो 6.8 होता है। 6.8 पे जो एंजाइम होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, ना के 6.7, ना के 6.6, ना के 6.5। और यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि एक पार्टिकुलर पीएच होती है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है जो एंजाइम जो है वो अपना काम कर रहा होता है। और उसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है कि पीएच यहाँ पर भी दिया गया है कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज नोन एज अ पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन इन नेचर एंजाइम है जो स्टमक में होती है, एक्टिव एसिडिक मीडियम में होती है, और उसकी जो पीएच होती है वो 2 पीएच होती है। पेप्सिन की पीएच कितनी होती है एंजाइम में? 2 पीएच होती है। एंड ट्राइप्सिन की पीएच जो होती है वो 2 पीएच पे इनएक्टिव होता है, एंड जो अल्कलाइन मीडियम में 8 पीएच पे ये काम करता है ट्राइप्सिन। ओके तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। और उसके बाद जो है हमने डिस्कस करना है कि एंजाइम अमाइलेज। तो ये एंजाइम अमाइलेज एंजाइम है, ये इसकी सिल्वरी ग्लैंड है, और इसकी जो पीएच है ऑप्टिमम वो है 7.5 pH ऑफ एन एंजाइम in the form of amylase present in salivary gland such as 7.5 optimum pH of an enzyme।
तो आपको बात समझ में आ गई कि अमाइलेज की जो पीएच होती है, जो प्रेजेंस होता है अमाइलेज वो सिल्वरी ग्लैंड में होता है, और उसके बाद लाइसोजाइम भी एंजाइम जो होता है वो सिल्वरी ग्लैंड में जो हमारे स्लेवा होती है उसमें प्रेजेंट होता है। अमाइलेज जो होता है वो एक स्टार्च को ब्रेक करता है, और उसके बाद लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है हमारे स्लेवा में, तो वो एक जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो ब्रेक करता है जो भी फंक्शन उसमें जो भी सिस्टम आ जाता है। एक लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो एक जो भी सिस्टम होता है उसको पैथोजन को किल करता है। किसको पैथोजन को किल करता है? वो लाइसोजाइम एंजाइम। तो अमाइलेज एंजाइम जो है वो स्लेवा में सिल्वर ग्लैंड जो है प्रोड्यूस करते हैं स्लेवा। तो स्लेवा में जो दो एंजाइम होते हैं, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है और एक अमाइलेज एंजाइम होता है। अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को ब्रेक करता है, और लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो पैथोजन को किल करने में हेल्प करता है। तो ये काम होता है अमाइलेज एंड लाइसोजाइम एंजाइम का। जो स्लेवा में होते हैं वो स्लेवा जो होती है वो सिल्वरी ग्लैंड उसको सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था सारा हमने डिस्कस किया कि पीएच ऑफ एन एंजाइम, एंड सो यू नो वेरी वेल कि जो भी हमने डिस्कस किया पीएच भी डिस्कस की, और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, सो मैंने डिस्कस किए। और उसके बाद जो है वो सब्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन। सब्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन क्या होती है कि मैक्सिमम रेंज पे जो एंजाइम काम करते हैं। एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इंक्रीज विद इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एन सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो सब्ट्रैक्ट भी ज़्यादा होते हैं। और ये अवेलेबल एंजाइम जो होती है अनसैचुरेटेड विद सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट पे सैचुरेटेड होते हैं। उसके बाद रेट ऑफ एन केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होता है, और उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है कि रेट ऑफ एन केमिकल रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एन सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होता ही है, और यहाँ पर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट होती है सब्ट्रैक्ट एंड एंजाइम की। तो ये सब्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, एंजाइम की कंसंट्रेशन मैं आपको समझाना है कि सब्ट्रैक्ट कंसंट्रेशन क्या होती है। तो एंजाइम एक ऑप्टिमम एक पर्टिकुलर रेंज में काम करते हैं, न कि उसकी रेंज बढ़ जाती है या कम होती है तो एंजाइम काम नहीं करते। यहाँ तक ये देखो कि हमारे जो एंजाइम है हमारे पेट में, हमारे बॉडी में जो एंजाइम है एक पर्टिकुलर सब्ट्रैक्ट में, सब्ट्रैक्ट क्या होता है, ग्लूकोज हमारा जो हम लेते हैं वो एक सब्ट्रैक्ट होता है। तो हमने ज़्यादा ग्लूकोज लेना होगा, लेते हैं तो एंजाइम काम नहीं करता, क्योंकि उसका एक पार्टिकुलर टेम्परेचर है, पार्टिकुलर पीएच है, पार्टिकुलर एरिया है, उसका पार्टिकुलर वेट है। तो ये काम ऐसा बढ़ जाता है तो हमारे को क्या होती है, एंटीसेप्टिम पैरालिसिस होती है। एंटी पैरालिसिस होती है क्योंकि उसको हम जो है वो उल्टी कहते हैं। तो किसी को उल्टी आ जाती है, एंटी पैरालिसिस हो जाती है, तो इसलिए हो जाती है कि जो बंदे होते हैं वो ज़्यादा खाते हैं और एंजाइम जो है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते। तो ऐसा ये हमारे इलाके में, हमारे जो मुआशरे में होता है, ये सारा एंजाइम की कंसंट्रेशन हो जाती है। और उसके बाद जो है हमने डिस्कस करना है कि एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं। तो हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज द एंजाइम इनहिबिटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि इनहिबिटर्स मीन्स ये क्या करते हैं कि अपोज करते हैं। Inhibitors such an enzyme is opposed in the rate of a chemical reaction that is known as inhibitors, उसको हम कहते हैं inhibitors। तो एंजाइम inhibitors उसको कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन को ये बढ़ने नहीं देते, उसको रेट ऑफ ना केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, उसका जो रिएक्शन होता है एंजाइम का वो आगे नहीं बढ़ता, तो उसी को हमने इनहिबिटर्स कहते हैं, उसी को हमने इनहिबिटर कहना है। और ये केमिकल रिएक्शन को, सब्सट्रेट को डिक्रीज करते हैं, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, तो उसी को हमने इनहिबिटर नाम दिया है। तो यहाँ पर ये देखो ये एंजाइम है, ये देखो ये एंजाइम है, ये एंजाइम है और ये ड्रग है। ये सब्सट्रेट यहाँ पर ये एक्ट होने जा रहा है, लेकिन ये ड्रग है यहाँ पर एक्ट होती है। और ये देखो ये ड्रग ऐड हो चुकी हैं यहाँ पर। ये सब्सट्रेट आए, कैसे आए, ये ड्रग है, ये ड्रग डेट इज कॉमनली नोन एज इनहिबिटर्स, ये इनहिबिटर्स हैं।
ये इनहिबिटर्स हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटीज को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, क्योंकि ये सब्सट्रेट जो हमारा ग्लूकोज है वो ऐसे आए, कैसे आए, ये पहले ही जो हमने एंजाइम में जो है ड्रग्स आ रही है, ये ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ इनहिबिटर्स। ओके, तो एंजाइम ये कैसे काम करे, ये ड्रग्स आ रही हैं, ये इनहिबिटर्स आए हैं, ये एंजाइम कैसे काम कर सकता है, ये एंजाइम, ये एडिशन ऑफ एन एंजाइम, तो प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सब्सट्रेट। यहाँ पर ये सब्सट्रेट जो है वो ऐड होता ही नहीं, ये कैसे होता है, यहाँ पर ये हो तो केमिकल रिएक्शन होता है ना, कैसे नहीं होता, इसीलिए ये नहीं होता कि यहाँ पर ये जो एंजाइम है, ये ड्रग आ चुकी है, तो सब्सट्रेट कैसे आई, सब्सट्रेट आए, यहाँ पर ये सब्सट्रेट आया और केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, नहीं बढ़ता, कैसे नहीं बढ़ता यार, ये ड्रग्स आई है इन द फॉर्म ऑफ इनहिबिटर्स, तो ये सब्सट्रेट कहाँ पर आए, कहाँ पर ऐड हुए, जो उसकी जो एक्टिवेशन हो जाए, ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पर इनहिबिटर्स आ चुके हैं तो सब्सट्रेट कैसे आए, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। तो आइए उसकी जो भी हैं उसके टाइप्स, जो भी एंजाइम इनहिबिटर्स के, तो हमने डिस्कस करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंजाइम के इनहिबिटर्स दिए गए हैं वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, एंड उसके बाद हम डिस्कस करना है वो है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, एंड उसके बाद जो भी थर्ड नंबर पे आता है उसी को हमने कहना है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हम उसी को कहते हैं कि ये इनहिबिटर जो होता है वो बाइंड होता है एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जो एंजाइम होते हैं वो इनहिबिटर्स जो होता है वो बाइंड होता है एक्टिव साइट के साथ, तो हम उसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। यहाँ पर ये देखियो, ये एंजाइम है और ये सब्सट्रेट जो है वो यहाँ पर ऐड हुआ है और ये सब्सट्रेट ऐड हो चुका है। तो एंजाइम क्या होता है, इनहिबिटर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्टिव साइट्स के साथ अटैच हुआ रहता है, तो उसी को हम कहते हैं इनहिबिटर्स, यूनिवेरियल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसी के बाद हमने डिस्कस करना है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि इनहिबिटर्स जो होता है वो बाइंड होता है एलोस्टेरिक साइट्स के साथ। यहाँ पर देखिए ये एंजाइम है और यहाँ पर ये उसकी जो है वो एक्टिव साइट है, और ये जो सब्सट्रेट है उसके बाद ये उसकी ये अलग सा एक साइट बना हुआ होता है, उसी एरिया को हमने कहना है इनहिबिटर इन द फॉर्म ऑफ एलोस्टेरिक साइट। इसी एरिया को हमने कहना है एलोस्टेरिक साइट। तो एंजाइम जो होता है उसमें इनहिबिटर आ जाता है, ये इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर यहाँ पर ये ऐड हुआ है और ये एलोस्टेरिक साइट है, यहाँ पर ये एंजाइम जो होता है एलोस्टेरिक साइट के साथ ये सब्सट्रेट ऐड हुआ होता है, इसी को हम कहते हैं इनहिबिटर इन द फॉर्म ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को कहते हैं कि एंजाइम जो होता है इनहिबिटर्स जो होते हैं वो बाइंड होते हैं एलोस्टेरिक साइट के साथ, तो उसी को हमने कहना है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो उसी को हम कहेंगे ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। ओके, उसके बाद जो डिस्कस करना है वो है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या हुआ होता है कि ये जो इनहिबिटर्स होते हैं बाइंड होते हैं ओनली सब्सट्रेट ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ, उसी को हम कहते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। उसको कहते हैं हमने अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो इसलिए हमने उसको कहना है कि ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। ये जो एंजाइम होते हैं ये बाइंड होते हैं, यहाँ पर ये बाइंड होगा, ये किसी के साथ सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ये बाइंड होता है और उसी को हमने कहना है ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर्स हैं, ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ओके, उसके बाद ये दिया गया है कि यहाँ पर ये देखो कि सिस्टम दिया गया है कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, और ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर ये एंजाइम है और यहाँ पर ये सब्सट्रेट ऐड हुआ होता है और ये इनहिबिटर्स यहाँ पर भी एक्ट होते हैं। यहाँ पर एंजाइम भी काम करता होता है, काम कर रहा होता है ये सब्सट्रेट के साथ, तो एंजाइम के साथ सब्सट्रेट काम कर रहा होता है, तो उसमें जो इनहिबिटर्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं।
तो केमिकल रिएक्शन को, एंजाइम के रिएक्शन को जो ये बढ़ने नहीं देते। तो यही काम होता है हमारे इनहिबिटर्स का। तो हमने डिस्कस किया, पहले हमने एंजाइम की एक्टिविटीज़ को, इनका एक्टिव साइट को, एंड सो मेनी कोफैक्टर, प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, कंजुगेटेड एंजाइम नोन एज, दैट इज नोन एज, जो भी हमने डिस्कस किया, पीएच कंट्रोल अथॉरिटी, टेम्परेचर, इनहिबिटर्स, जो भी डिस्कस किया, ये सारा जो हमने डिस्कस किया, ये एंजाइम, इनहिबिटर्स एंड सो मेनी, ये वन शॉट में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है फीडबैक मैकेनिज्म, भी यहाँ पर दिया गया है। तो फीडबैक मैकेनिज्म में यही काम हो जाता है कि फीडबैक मैकेनिज्म में जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, एक सिस्टम को आगे बढ़ने देता है, तो उसी को हमने पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहना है। और जो सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देता, उसी को हमने नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहना है। तो यही सारा हमारे यहाँ पर ये इनहिबिटर्स कॉम्पिटेटिव यहाँ पर फीडबैक सिस्टम दिया गया है। और उसके बाद हमने ऑक्सीडेटिव ट्रांसफेर हाइड्रोलाइसिस, ये लाइसिस, ये हमारे एंट्री में ये सिलेबस नहीं है। तो हमने डिस्कस किया ये सारा एंजाइम जो भी है वो एक वन शॉट में जो हमने डिस्कस किया, तो सारा हमने डिस्कस किया। और उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन अपॉन बेस ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ सिंथेसिस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑन द रिएक्शन सच एज oxidative reductase, transferase enzyme, hydrolysis enzyme, lysis enzyme, isomerase enzyme, lyase enzyme। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑक्सीडेटिव एंजाइम को डिस्कस करना है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्या होते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ये ऐसे होते हैं कि एंजाइम जो होता है अपनी कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन जो होता है उसकी, यानी रिडक्शन जो एंजाइम होता है वो सब्सट्रेट के साथ उसको रिमूव करता है, कि सब्सट्रेट को रिमूव करता है, क्योंकि एक एंजाइम जो होता है वो पार्टिकुलर सिस्टम में काम कर रहा होता है, क्योंकि लोग जो होते हैं वो सिस्टम को आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि वो एक सिस्टम होता है कि ऑक्सीडेटिव सिस्टम में जो भी सिस्टम पाया जाता है वो उसी को हमने ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम भी कहना है। और उसके बाद हमने डिस्कस करना है वो है ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होता है कि दिस एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफरिंग स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। तो ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करते हैं कि सिस्टम को आगे बढ़ने देते हैं, एंड हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सब्सट्रैक्ट ऑफ टू अनदर एंड केमिकल ग्रुप ऑफ ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस नॉट एज द फ्री स्टेट। तो उसको फ्री स्टेट में काम नहीं करते हैं, सच एज हेक्सोकाइनेज एंजाइम ट्रांसफरेज फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू हेक्सोस। ये सारा काम जो होता है हाइड्रोलाइसिस को, सिस्टम को भी हाइड्रोलाइसिस होता है, एक ब्रेकडाउन होती है। दो दीज एंजाइम ब्रिंग अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ ए लार्ज मॉलिक्यूल। These molecule break down the large molecule organic molecule in smaller one of the following hydrolytic enzyme break down the specific covalent bonds। तो ये अपने स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड को जो है ब्रेक करते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन्स ब्रेक एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एक ब्रेक डाउन करते हैं, एंड सो मेनी, यहाँ पर ये दिया गया है कि ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर ये एंजाइम है और ये सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर ये ए बी, और उसके बाद ये H2O भी दिया गया है, और ये यहाँ पर H2O, यहाँ पर H2O 1 हाइड्रोजन भी दिया गया है, और ये 2 हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ पर ये AOH बना हुआ है। और यहाँ पर ये एंजाइम एक पार्टिकुलर सब्सट्रेट के साथ काम कर रहा होता है, यहाँ पर ये इनहिबिटर आ जाता है। तो इसके बाद ये इनहिबिटर्स को रिमूव करते हैं, इसी को हमने जो कहना है वो हाइड्रोलाइसिस को कहना है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ना हाइड्रोलाइसिस और लाइसेस एंजाइम यहाँ पर स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। ये लाइसेस एंजाइम क्या काम कर रहा होता है कि ये एंजाइम जो होता है वो कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ एन स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड। ये लाइसेस क्या करता काम कर रहा होता है, ये ब्रेक डाउन करता है स्पेसिफिक कोवलेंट बॉन्ड्स को एंड रिमूवल द ग्रुप ऑफ न विदाउट हाइड्रोलाइसिस। ये विदाउट हाइड्रोलाइसिस के सिस्टम में जो ब्रेक डाउन होती है कोवलेंट बॉन्ड में विदाउट हाइड्रोलाइसिस, दैट इज नोन एज अ लाइसेस एंजाइम। ये लाइसेस एंजाइम का काम होता है, तो ब्रेक डाउन करता है विदाउट दी सो हाइड्रोलाइसिस। एग्जांपल सच एज यहाँ पर ये दिया गया है कि हिस्टोडाइन डीकार्बोजाइलेज ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड
एंड कार्बन एटम्स हिस्टोडाइन फ्रॉम दी एंड सो मेनी, यहाँ पर ये सिस्टम बड़ा होता हो गया सॉरी। तो उसके बाद डाइऑक्साइड एंड हिस्टोमाइन, ये सारा सिस्टम हमने डिस्कस किया। हाइड्रोलाइसिस और ब्रेक डाउन कार्बन डाइऑक्साइड एंड फीडबैक मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड अनकॉम्पिटिटिव, सो मेनी डिस्कस किए जो भी हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा बना हुआ का इंशाल्लाह। जो हमने डिस्कस करना है वो नेक्स्ट चैप्टर जो इनहेरिटेंस है, जो हमारी एंट्री के मुताबिक जो सिलेबस में दिया गया है वो हमने डिस्कस करना है इनहेरिटेंस को। तो इनहेरिटेंस जो भी ये कैरेक्टर्स हैं, पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम बेबीज, ट्रांसफरिंग पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम बेबीज टू दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस, उसी को हमने वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, उसी को हमने जेनेटिक्स कहना है। तो ये सारा हमने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो जेनेटिक्स होगा। तो हमने डिस्कस किया ये सौर वन शॉट में जो भी एंजाइम था उसका लेक्चर जो हमने डिस्कस किया। तो इस आपने याद रखे कि जो लोग हैं वो ऐसे काम नहीं करते, उसी को काम पे लगाया दिया गया जाता है कि यार ये काम करो वो काम करो। ऐसे नहीं, इंसान अपनी फितरत में अपना काम करे, अपने जुनून से काम करे, जो भी काम करे अपने जुनून से काम करे। तो मैंने आपको ये पूरी जो होशो हवास से अपनी पूरी जो भी एटीट्यूड है वो उसमें जो भी मैंने आपको बताया एक बेहतरीन जो भी लेक्चर दिया वो आपने ज़रूर याद रखना है कि ये सर ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया कि एक वन शॉट में जो भी एंजाइम है वो उसको हमने कंप्लीट किया। ओके, तो इस जो भी लेक्चर हमने बनाया है तो इसी लेक्चर को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है क्योंकि जो नई वीडियो है आपको पहुंचती रहे। तो इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो एंड लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, तो वो भी अपनी स्टडी कंप्लीट करते करते जाएं। ओके, तो हमने डिस्कस किया एंजाइम के कंप्लीट सिस्टम को, तो हमने यहाँ पर ये इसको ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर को जो होगा वो हमारा इनहेरिटेंस होगा। तो ओके, तो अल्लाह हाफिज़।